हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। विनोद केमिस्ट्री क्लब में आपका स्वागत है। मैं विनोद कुमार जहांगीर फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 11। 10th लेसन कंप्लीट हो चुका है हमारा। और इस लेसन नंबर 11 जो है उसका नाम है ऑर्गेनिक मैनर्स, यानी जैविक खाद एंड फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स मतलब उर्वरक होते हैं, ठीक है। रासायनिक जो खाद होता है ना, यूरिया, डीएपी आदि जो भी होते हैं, या इसके अलावा जितने भी होते हैं रासायनिक खाद, उन्हें फर्टिलाइजर्स बोला जाता है, जिनके अंदर पौधों को मिनरल्स प्राप्त होते हैं, पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। ठीक, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो जिसने भी मेरे चैनल विनोद केमिस्ट्री क्लब सीकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बेल आइकन को दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि जो भी वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक, तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 11, जैविक खाद एवं जैव उर्वरक। ओके, तो हम बात करेंगे सबसे पहले जैविक खाद की। ठीक, ऑर्गेनिक मैनर्स। चलो हम यहाँ पे जैविक खाद की बात करते हैं, तो जैव उर्वरक की बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जैविक खाद। ठीक, तो जैविक खाद जो होता है ना, इसका मतलब होता है, जो जैविक खाद होता है रासायनिक रूप से कार्बनिक पदार्थों से, कि ये मतलब कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो जैविक खाद द्वारा प्राप्त होते हैं मोस्टली। क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं यानी उर्वरक होते हैं उनमें रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे अकार्बनिक पदार्थ जिनको बोला जाता है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, डायरेक्टली प्राप्त होते हैं उनसे। लेकिन जो जैविक खाद होती है उससे कार्बनिक रूप से, जो रासायनिक जो पदार्थ होते हैं वो कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं, कार्बनिक रूप से जो है ना वो पदार्थ प्राप्त होते हैं। अब ये क्या करते हैं, जैसे अपन ने देखा होगा गोबर की खाद होती है, उसको जैसे पशुओं का जो अपशिष्ट होता है ना गोबर, उसे हम डालते हैं गड्ढे में, फिर उसके बाद में कुछ दिनों बाद में वो धीरे धीरे ब्लैक कलर का हो जाता है और वो धीरे धीरे अपघटित होने लग जाता है और मिट्टी टाइप में हो जाता है, ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है ना। तो वो फिर उसको जब आप निकालते हैं नीचे से तो देखते हैं अपन बहुत सारे छोटे छोटे उसमें ना जीवाणु, कीटाणु ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो वो उनके अंदर होते हैं। और उसमें सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो उनका अपघटन करते हैं, है ना, अपघटन करते हैं। जैसे कोई पेड़ की पत्ती है वो टूट के गिर गई, उसका अपघटन कर दिया, जीवांश, जीवों के अंश उसमें मिलते हैं। या कोई जो मतलब छोटे कीड़े मकोड़े जो भी हैं, जो छोटे जीव जंतु हैं वो उसके अंदर हैं और उसमें उनकी डेथ हो गई, मर गए वो, तो उनसे वो अपघटित करके उनके जीवांश प्राप्त कर लेते हैं। तो हमने उसमें देखा होगा कुछ पत्तियों के या कुछ जीवों के अंश भी उसके अंदर निकलते हैं। तो जैविक खाद का तात्पर्य मतलब होता है, जैविक खाद का मतलब रासायनिक रूप से कार्बनिक पदार्थों से जो सड़ने गलने पर जीवांश पैदा करते हैं, यानी जो सड़ते हैं गलते हैं फिर उनके छोटे अंश जो होते हैं जीवों के वो उसके अंदर बचे रह जाते हैं, तो जीवांश पैदा करती हैं। ये जीवांश ही जो है ना जैविक खाद होती है, यही वहाँ पे पोषक तत्व देने का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ यदि हम इसकी थोड़ी सी परिभाषा की बात करते हैं तो वह खाद जिसमें जीवों के अंश हों, ठीक, जैविक खाद होती है क्योंकि यही तो जीवांश पैदा करती है, कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनको सड़ा गला करके। तो वह खाद जिसमें जीवों का अंश हो प्राकृतिक या कार्बनिक या जैविक खाद कहलाती है ना। जिनमें जीवों का अंश हो प्राकृतिक या कार्बनिक या फिर जैविक खाद कहलाती है, ठीक है। जैसे देखो कौन कौन सी खाद होती है, ये मैंने अभी चर्चा करी थी, गोबर की खाद यानी पशुओं का अपशिष्ट होता है गोबर, उसकी खाद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोबर की खाद। जनरली जानते हैं अपन गोबर की खाद, ये तो हर साल अपन खेतों में गोबर की खाद यूज करते हैं। जो हमारे हमारी भाषा में ना इसको रूढ़ी बोला जाता है, अपन जहाँ डालते हैं, हाँ जी, तो वो होती है गोबर की खाद जो जनरली यूज करते हैं।
अच्छा जी, हरी खाद। हरी खाद बनाते तो नहीं है अपने यहाँ पे, लेकिन हाँ एक चीज होती है कि जैसे बारिश का मौसम है और उसमें ना एक साख, यानी 6 महीने में एक साख होती है, फिर 6 महीने में दूसरी साख होती है। जैसे एक साख हो गई बाजरा, है ना, फिर दूसरी साख हो गई गेहूं। तो एक 6 महीने पहले साख होती है, जैसे बाजरा हो गया, फिर उसके 6 महीने बाद में अगली साख हो जाएगी, वो गेहूं हो गया। तो साल में 2 साख होती हैं। और बाकी तो बहुत सारी और भी होती हैं, जैसे सब्जियां वगैरह बोते हैं तो वो कुछ 2 महीने के लिए ही होती है, कोई कुछ, जैसे अभी ककड़ी है तो ककड़ी कुछ दिन के लिए चलती है। तो ये अलग अलग होती है साख। तो जैसे एक बार खेत को रख लिया जाता है, एक साख कर ली, फिर अगली साख नहीं करते हैं, उसको रख लिया जाता है। जैसे अभी गेहूं की कर ली, अब जो बारिश का मौसम आएगा बाजरे वाला जो है, अभी जैसे बारिश होगी बाजरा बुआई करी जाएगी, लेकिन वो नहीं करके उसको रोक लिया जाएगा। तो उसमें क्या होगी, घास उगेगी, है ना, कुछ और अन्य छोटे मोटे पादप उगेंगे, पौधे उगेंगे। फिर वो धीरे धीरे बड़े होंगे। फिर उसके बाद में क्या किया जाएगा, उनको बढ़ने देंगे, फिर उसको ऊपर से काट लिया जाएगा कुछ मात्रा में। फिर वो वापस से बढ़ जाएंगे थोड़े से। तो वो 2-4 महीने तक जैसे बारिश होगी तो वो बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। कुछ उसको काट भी लेंगे, सॉरी। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, उनको ना जो कल्टीवेटर होता है, जो ट्रैक्टर के पीछे हल लगा होता है, जो भी बोलते हैं अपन कल्टीवेटर, और उसमें पहिए वाले में होता है, जो जमीन को काट के ना उसको ऊपर की नीचे, नीचे के ऊपर दबा देता है ना। तो वो हरी वाली जो खाद थी उसके ऊपर ऐसे कैसे ट्रैक्टर चलाया जाता है, ऐसे हरा जो पादप उगे हुए थे तो उसके ऊपर ऐसे कैसे ट्रैक्टर चलाया जाता है, जिससे वो जो है ना कट के और नीचे दब जाती है जमीन में। अब वो हरे जो पादप थे, हरी जो घास थी, वो दब करके और वो धीरे 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 वहीं पे सटने लग जाती है। ऐसे कुछ हरी खाद तैयार भी की जाती है ना। फिर है इसके बाद में कंपोस्ट। कंपोस्ट हरी और गोबर की खाद को मिला करके गड्ढे में डाल के, जैसे पत्तियां वगैरह जो भी है, और उनको पहले गड्ढे में डाला जाता है, फिर उसके ऊपर डालते रहते हैं, फिर उस पर पानी छिड़कते हैं, कुछ मिट्टी डाल देते हैं ऊपर, फिर उसको उथला जाता है एक बार और, कुछ 15 दिन बाद या महीने बाद या 2 महीने बाद उसको उथला जाता है। एक बार पलटी मारी जाती है, नीचे के ऊपर ऊपर की नीचे कर दी जाती है। फिर उसके बाद में उसके ऊपर पानी डाल करके, फिर मिट्टी डाल के, फिर उसको तैयार किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट का मतलब है, यहाँ पे देखो, ये वर्मी कंपोस्ट, वर्मी का मतलब होता है भाई केचुए। यानी जैसे मैंने अभी बोला था मिट्टी डाल के पानी डाल के उसको उथला जाता है, केवल ऐसे कर दिया जाए। और वर्मी कंपोस्ट मतलब केचुए डाले जाते हैं, उथलने की जरूरत नहीं होगी उसको। पहले खाद डालो गड्ढे में, बीच में केचुए डाल दो या ऊपर ऊपर केचुए डाल दो, ठीक है, मिट्टी डाल दो, फिर उसके ऊपर थोड़ी हल्की। अब वो क्या करेंगे, उस खाद में ना जो पोषक तत्व होते हैं, यानी उसको ना धीरे 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 अपघटित करते जाएंगे, अपघटित करते जाएंगे, और टोटल जो ऊपर की खाद है उसको पोली करते जाएंगे, नीचे उसको अपघटित कर देंगे और नीचे डाल देंगे, यानी अपने आप उथला पुथली हो जाती है वर्मी कंपोस्ट के द्वारा, यानी केंचुओं के द्वारा। खली की खाद। खली का मतलब होता है जैसे तेल निकाल लिया, बच गई अपशिष्ट, है ना, ऐसे खली की खाद होती है, इसे खली की खाद कहा जाता है, ठीक है, जो बच जाती है। आपने सुना होगा हड्डी की खाद। हड्डी की खाद मतलब होता है हड्डियों में फास्फोरस वगैरह है इतना बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। जैसे अगर कोई जानवर मर जाता है खेतों में तो वो फास्फोरस वगैरह उसमें मिल जाती है। आप कभी देखना, कोई भी है हड्डियां वगैरह जो होती है ना, उनके ऊपर अगर आप पौधे लगाओगे तो बहुत अच्छी, मतलब वो, मतलब ग्रोथ करते हैं पौधे जो होते हैं। तो हड्डियों की खाद भी होती है जिसमें फास्फोरस वगैरह जो होता है, कैल्शियम वगैरह बहुत अधिक मात्रा में पौधों को प्राप्त हो जाती है। पोल्ट्री खाद। पोल्ट्री खाद का मतलब आप जानते हो, जो मुर्गी फॉर्म होता है वहां पे जो मुर्गियों की बीट होती है ना, अपशिष्ट होता है मुर्गियों का, तो उससे जो बनती है खाद, बहुत गजब की खाद होती है पोल्ट्री खाद। इसके अलावा मछली की खाद, जो मछलियाँ होती हैं, हाँ जी, उनके अपशिष्ट या फिर उनसे भी मिलती है, जो अपशिष्ट बच जाता है मछली। और मानविष्टा। मानविष्टा का मतलब होता है जो मलमूत्र त्यागते हैं मानव, तो उनसे भी खाद बनती है, उनमें पोषक तत्व मात्रा में मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो, कई खेत वाले क्या करते हैं, जैसे अभी फसल कट गई, उसके बाद में खेतों में जो लोग जाते हैं डिब्बा लेके, हाँ जानते हो सभी, तो वो डिब्बा लेके खेतों में ही जाते थे। और अब ये तो, ये जो स्वच्छ भारत अभियान तो अब चला है, मोदी जी द्वारा चलाया गया है या जो भी है, तो ये जो चला है ये तो बाद में चला है भाई, है ना। इससे पहले तो लोग क्या करते थे, आप जानते हो। तो वो भी एक तरह से खेतों में जाते थे तो खाद ही होती है ना।
तो ये सारी हो गई। अब देखो कोई भी अपशिष्ट है, हमने एक बार ना गोबर गैस यंत्र पढ़ा होगा आपने, बायोगैस संयंत्र जिसको बोलते हैं, तो बायोगैस सिस्टम। तो ये जो होता है ना गोबर गैस संयंत्र या बायोगैस संयंत्र, तो इसमें भी अपशिष्ट डाले जाते हैं, उसमें सारे अपशिष्ट डाल दिए जाते हैं, मानव वानव पशु पशु पक्षी सारे अपशिष्ट डाल करके फिर उससे बनाई जाती है मेथेन गैस। मोस्टली बनती है इसमें, कुछ गैस बनती है जो घरेलू रसोई घरों में इनमें यूज की जाती है ना। तो वहाँ पे जो सलेरी बच जाती है, नीचे नीचे जो बच जाती है इसके बाद में, वो खाद बच जाती है। तो वो भी एक तरह से मानव अपशिष्ट की खाद होती है, वो तैयार की जाती है। ठीक, इसके बाद में हम, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। इसके बाद में हम बात करते हैं जैविक खादों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैनर्स, है ना। जैविक खादों का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण क्या है, तो ये वर्गीकरण निम्न प्रकार का होता है, इसको हम पढ़ेंगे। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं इस वर्गीकरण की। तो पहला वर्गीकरण स्थूल जैविक कार्बनिक खादें। स्थूल जैविक कार्बनिक खादें मतलब अपन जो जैसे ना भैंस ने या किसी गाय ने या हमारे जो जो भी जानवर हैं, हमारे जंतु है, पोटी की यानी गोबर किया, गोबर को उठाया अपन ने, रूढ़ी में डाल दिया, नीचे नीचे डाला पहले, फिर उसके ऊपर डालते गए डालते गए डालते गए, नीचे वाला तो दब के अपघटित हो गया। इस प्रकार से डायरेक्टली अपन ये करते हैं, ये स्थूल खाद होते हैं सारे, है ना। स्थूल प्रकार के जो होते हैं वो खाद होते हैं। चलो अब इनकी बात करते हैं। तो इनमें जो पोषक तत्वों की मात्रा होती है, क्योंकि ऐसे डाल रहे हैं अपन, तो इसमें कुछ अपघटित हुए कुछ नहीं भी है, कुछ ना कई बार आप डालने जाते हो उसमें बड़े बड़े डले भी दिखते हैं, तो कुछ अपघटित होते हैं कुछ नहीं होते, कुछ मात्रा में आंशिक रह जाते हैं। तो इसलिए इनमें पोषक तत्व जो होते हैं उनकी मात्रा जो होती है थोड़ी कम होती है, इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होती, कम होती है। इस प्रकार डायरेक्टली अपन डालते हैं तो इसमें कम होती है। अगर तैयार करते हैं एक विशेष विधि द्वारा तो उनमें पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है ना। तो इनका जो इसलिए इनका जो उपयोग है ना वो अधिक मात्रा में करना पड़ता है। यानी ये जो स्थूल जैविक कार्बनिक खादें होती है ना, इनके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है जो डायरेक्टली डाले जाते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ना ट्रॉलियाँ भर भर के ले जाते हैं आप लोग, एक नहीं दो नहीं कई ट्रॉलियाँ डालते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में डालना पड़ता है। बाकी यूरिया की ट्रॉलियाँ भर के डालते हो, यूरिया की नहीं डालते, क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा सा छिड़काव करते हैं, क्योंकि उसमें केवल और केवल प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन या जो भी पोषक तत्व होते हैं वो होते ही हैं, थोड़ी सी मात्रा में वो असर करते हैं। तो ये है, तो इसलिए इनकी मात्रा ज़्यादा डाली जाती है ना, अधिक मात्रा में डालना पड़ता है। जैसे गोबर की खाद है, कंपोस्ट खाद है, कंपोस्ट भी डायरेक्टली बना रहे थे अपन, या मलमूत्र की जो खाद है ना, और सीरे की खाद है। सीरे की खाद, सीरा का मतलब जानते हो आप, सीरा बताते हैं आपको। जैसे गन्ना होता है, गन्ना चुकंदर होती है, तो गन्ना और चुकंदर जो होता है उससे चीनी प्राप्त करने के बाद, यानी गुड़ शक्कर चीनी जो होती है ना गन्ने और चुकंदर से प्राप्त होती है, तो वो प्राप्त करने के बाद ना लास्ट में एक भूरे कलर का अपशिष्ट बच जाता है, उसे सीरा बोला जाता है ना। उसमें बहुत सारे पोषक तत्व और बहुत सारे अन्य चीजें भी उसके अंदर उपस्थित होती है ना। फिर इसके बाद में है एक और होता है प्रेस मड, ये भी इसी टाइप का होता है ना। ये ध्यान रखें आप, इनमें गोबर की खाद, कंपोस्ट, मलमूत्र, सीरे की खाद, ये दो तीन उदाहरण याद रख लें। वैसे तो एक उदाहरण दो उदाहरण भी याद रखें, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे नंबर पे है इसके क्लासिफिकेशन में है सांद्रित जैविक कार्बनिक खादें। सांद्रित, अब देखो मैंने बोला ना कि विशेष विधि द्वारा बनाया जाए, उसको मतलब बाकी अपशिष्ट होते हैं जैसे बाकी अन्य चीजें होती है उनको हटा दिया जाए, केवल पोषक तत्व उसमें निकाल लिए जाए कुछ विधि ऐसी अपना करके, तो वो सांद्रित जैविक खाद कहलाती है, कार्बनिक खाद कहलाती है ना। अब देखो इनमें स्थूल जैविक खाद की अपेक्षा पोषक तत्वों की जो संख्या होती है, प्रतिशत मात्रा जो होती है वो ज्यादा होती है ना। अभी जो स्थूल खाद पड़ी है अपन ने, इनके बजाय इनमें जो सांद्रित जैविक खाद होती है इनमें पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनमें पोषक तत्वों को सांद्रित कर लिया गया ना, अलग कर लिया गया, हटा लिया गया है पोषक तत्वों को, तो ये अलग कर लिया गया, इसलिए इनकी मात्रा ज्यादा होती है। ओके, तो प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, इसलिए इनकी मात्रा जो है ना कम डाली जाती है, यानी अधिक मात्रा में नहीं डाली जाती है, कम ही मात्रा में, क्योंकि इनमें पोषक तत्व अधिक मात्रा में मिलेंगे ना, इसलिए कम मात्रा में डाले जाएंगे। ठीक, जैसे इसका उदाहरण खलियां। खलियां का मतलब होता है कि जैसे खलियां है ना, उनको ना एक तरह से जो भी उनमें एक्स्ट्रा पदार्थ होते हैं उनको, जैसे तेल नहीं निकालते पर सरसों का तेल निकालते तो तेल तेल निकाल के बाकी बच जाते हैं ऐसे कैसे, तो जो तेल तेल था वो हट गया और बाकी का बच गया,
तो इसी तरह से उनको सांद्रित कर लिया जाता है पोषक तत्वों को, और वो सारे निकलने के बाद में खलियां ही रह जाती हैं। तो वो जो होती है उनमें जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो उनमें उपलब्ध हो पाते हैं, है ना। तो इसका उदाहरण है खलियां। फिर इसके बाद में है प्राणीजात खाद्य। प्राणीजात, प्राणीजात का मतलब जंतुओं वाली खाद्य। अब जंतुओं से प्राप्त कैसे खाद्य, जैसे गोबर, ये तो अपशिष्ट हो गया ना, ये तो स्थूल खाद्यों में आएगा, है ना। अपशिष्ट वाले तो स्थूल खाद्यों में आएगा। तो प्राणीजात खाद्य मतलब जंतुओं के शरीर से प्राप्त होती है खाद्य। कैसे प्राप्त होती हैं, जैसे सूखा हुआ खून, है ना, उस खून में भी बहुत सारे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, है ना। और जैसे बाल वगैरह होते हैं उनमें भी पोषक तत्व होते हैं, और प्रोटीन वगैरह होती है उसमें, उसमें से अपघटित होकर के पोषक तत्व निकलते हैं, है ना। जैसे हड्डी वगैरह मैंने बोला था, हड्डी तो वो तो जंतुओं के अंदर से प्राप्त होती है ना, वो हड्डी मरने के बाद में उनसे हड्डी, तो उसमें फास्फोरस, कैल्शियम, अन्य और भी कई चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें ये होती है ना प्राणीजात खाद्यों में होती है। तो ये जंतु के शरीर से प्राप्त खाद्य होती हैं, जंतु के शरीर से प्राप्त, जंतु के शरीर से, अपशिष्ट नहीं, जंतु के शरीर से, यानी कि शारीरिक अंगों से ये प्राप्त होती है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, सुखाया हुआ खून, मरने के बाद में उसमें से खून निकाल के सुखा करके फिर उससे को डाला जाता है ताकि उसमें पोषक तत्व उपलब्ध हो पाए। जैसे ऊन, बाल जो होते हैं ना, बाल, ऊन वाले बाल, हाँ। और इसके अलावा हड्डी की खाद, है ना, मछली की खाद, मछलियों के ना उससे जो भी प्राप्त करने के बाद में जो अवशिष्ट बच जाता है वो खाद। तो ये सारी जंतुओं से प्राप्त खाद्य है, ठीक। इसके बाद में हम बात करते हैं जैविक खादों का मृदा में महत्व एवं प्रभाव। यानी जैविक खादों का मिट्टी के अंदर क्या महत्व है, जितने भी अपन जैविक खाद्य डालेंगे, और इनका प्रभाव क्या होता है ना, इनकी उपयोगिता भी यहाँ पे पढ़ेंगे अपन। तो जो भी जैविक खाद होती है, जैसे गोबर की खाद है या फिर हरी खाद है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है ना, आदि जितनी भी खादें होती हैं, ये सारी जितनी भी जैविक खादें अपन अभी उदाहरण पढ़े थे, तो ये सारी सारी क्या करती हैं, मिट्टी जो होती है ना, उस मिट्टी के अंदर डाल करके उस मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखती है। यानी जो उपजाऊपन होता है मिट्टी का, उर्वरता का मतलब होता है उपजाऊपन, तो वो मिट्टी की उपजाऊपन को बनाए रखती है, सबसे बड़ी बात है। यानी उपजाऊपन को नष्ट नहीं करती है। जबकि अपन रासायनिक जैसे फर्टिलाइजर्स डालेंगे ना, तो उनका भी अपन पढ़ेंगे अलग अलग, तो वो उपजाऊपन को नष्ट करता है धीरे धीरे, क्योंकि केमिकल्स की मात्रा बढ़ती है और बांझपन आ जाता है, यानी बंजड़ भूमि हो जाती है, उस भूमि के अंदर बांझपन का मतलब बंजड़ हो जाती है, पैदावार कम हो जाती है ना। तो ये सारी खादें क्या करती है, उर्वरता को बनाए रखती है ना। उत्पादन स्तर जो होते हैं उसको बढ़ाती हैं, यानी उसको भी बनाए रखती है लगातार। ऐसे नहीं कि ज्यादा यूज कर दिया उत्पादन धीरे धीरे घट जाएगा, क्योंकि पोषक तत्व रसायन बढ़ जाएंगे, तो ऐसा ऐसा नहीं है। उत्पादन को भी बढ़ाती हैं, ये उत्पादन जो स्तर होता है ना उसको बनाए रखती हैं, है ना। और जो पोषक तत्व होते हैं ना उनको ये सही परिमाण में प्राप्त करते हैं, यानी पोषक तत्वों का सही परिमाण ये रखते हैं, यानी कितनी मात्रा में कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, कौन से की ज्यादा है, कौन से कम है, कौन सा सूक्ष्म मात्रा में, कौन सा गौण मात्रा में, इस टाइप से जितने पोषक तत्व होते हैं उनका परिमाण जो होता है ना, परिमाण कितनी मात्रा में क्या होता है, तो वो प्राप्त करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये जैविक खाद जो है इनका जरूरी है ये महत्व। तो जैविक खाद का जो प्रभाव होता है ना, वो केवल एक फसल तक नहीं होता कि जैसे एक एक फसल, जैसे अपन जैविक खाद डाल दिया, अब अभी बाजरा जो है ना वो करेंगे, तो अभी खेतों में खाद डाल रहे हैं आप सभी, तो अब जैसे खाद डालेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये एक बार ये 2-4 ट्रॉली डाल दी तो एक बार बस अब ये इसी के लिए ही होगा, आगे नहीं, ये एक नहीं, ये लगभग 2 से 3 साल तक भी बना रहता है, क्योंकि इसका धीरे धीरे असर होता है ना, जैविक रह गया, है ना। तो ये एक फसल तक नहीं है, ये 2-3 वर्षों तक उस मृदा में ना बना रहता है, उस मृदा में पोषक तत्वों को देता रहता है, पोषक तत्वों की पूर्ति करता रहता है 2-3 साल तक, एक बार डालोगे तो, है ना। जैविक खाद जो होता है ना, इस जैविक खाद से कंप्लीटली जो 20 पोषक तत्व प्राप्त मतलब होने चाहिए पौधों को, 20 पोषक तत्व अधिक मात्रा में, वो तो होते ही होते हैं, मुख्यतः 20 पोषक तत्व वो तो होते होते हैं। इसके अलावा जो सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले पोषक तत्व होते हैं, जैसे सूक्ष्म मात्रा में भी उनको बहुत सारे पोषक तत्व चाहे पाए जाते हैं या उनको जरूरी होते हैं, तो सूक्ष्म मात्रा में और गौण मात्रा में, इन दोनों ही गौण और सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं ना, वो भी उनको जैविक खाद से आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, है ना। सूक्ष्म और गौण जो मात्रा में पोषक तत्व चाहिए पौधों को, वो भी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैविक खाद से मृदा की भौतिक जो रासायनिक
जो जैविक, ये तीनों अवस्थाएं जो होती है ना वो भी सुधरती हैं। यानी कि जैविक खाद जो होती है ना वो मिट्टी की भौतिक अवस्था यानी फिजिकली उसको बढ़िया बनाती है। रासायनिक अवस्था यानी जो केमिकल्स जितने भी रासायनिक पदार्थ उनमें चाहिए वो भी उनको उपलब्ध कराती है ना। और जैविक यानी सूक्ष्म जीवाणु उसके अंदर चाहिए मिट्टी में ताकि वो अपघटित कर सके, है ना, और उनको कुछ पोषक तत्वों को प्रोवाइड करा सके, जैसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने वाले जीवाणु। तो अगर मान लो अपन जैविक खाद डालते तो वो बने रहेंगे, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते रहेंगे, पौधों को नाइट्रेट मिलती रहेगी, क्योंकि नाइट्रोजन को पौधे डायरेक्ट नहीं ग्रहण करते, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अब अगर अपन आप रसायन डालोगे तो वो सूक्ष्म जीवाणु नष्ट होंगे, नाइट्रेट को कौन कन्वर्ट करेगा, और भी कई चीजों को अपघटित करते हैं, जैसे कोई पत्ती या कोई भी अपशिष्ट गिर गया उसको अपघटित कर दे, जब उसमें होंगे ही नहीं तो वो ऐसे कैसे बने रहेंगे ज्यादा मात्रा में। तो इसलिए ये चीजें जरूरी है ना। तो ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड करवाता है, जैविक खाद्य प्रोवाइड कराती है। तो इसलिए भौतिक, रासायनिक और जैविक तीनों अवस्थाओं को सुधार होता है किसके द्वारा, जैविक खादों द्वारा, है ना। तीनों अवस्थाएं मिट्टी की सुधरती हैं, भौतिक भी, रासायनिक भी और जैविक भी। तो ये तो हो गया कुछ इनके बारे में जो जैविक खाद है उसके महत्व। तो यहाँ हम बात करें जैविक खादों की उपयोगिता, कि जैविक खाद होते हैं ना वो किस प्रकार से उपयोगी होते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले बात करते हैं भौतिक गुणों के आधार पर उपयोगिता, फिजिकल जो प्रॉपर्टी उसके आधार पर गुणों में यानी गुणों में उपयोगिता किस प्रकार से होती है जैविक खाद की, भौतिक गुणों के आधार पर जैविक खाद की उपयोगिता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मिट्टी होती है ना, मृदा होती है ना। अगर मान लो रेतीली मृदा है कहीं पे, रेतीली और क्योंकि रेतीली का मतलब होता है जिसे अपन बोलते हैं ना बालू मिट्टी, फूट, तो रेतीली मृदा अगर है और तो हल्की होगी, जैसे हवा चलती उड़ती है वो, है ना। अपनी चिकनी मिट्टी कभी भी इतनी ज्यादा नहीं होती है, अपर्दा नहीं होती, तो वो जो हल्की रेतीली मिट्टी होती है वो मृदा होती है। तो ये जैविक खाद डालने से वो क्या हो जाती है, सघन हो जाती है, यानी उनके बीच का जो गैप होता है वो भर जाता है जैविक खाद से, सघन हो जाती है और दानेदार हो जाती है। ये बढ़िया बात होती है जैविक खाद से। तो रेतीली हल्की जो मिट्टी होती है वो सघन और दानेदार हो जाती है ना, तथा भारी भूमि हल्की व भुरभुरी हो जाती है। अगर जो ज्यादा भारी भूमि होती है उसके अंदर ये डालेंगे, जीवाणु होंगे, कुछ जीव उसके अंदर आएंगे क्योंकि जैविक है तो उसमें जीवाणु तो होंगे, तो वो क्या करेंगे, मिट्टी को पोली कर देते हैं। तो वो जो भारी भूमि होती है वो क्या हो जाती है, हल्की और भुरभुरी हो जाती है, पोली हो जाती है जिसको बोलते हैं अपन, है ना। तो उसके अलावा दूसरा है मृदा की जो जल धारण क्षमता होती है ना उसमें वृद्धि होती है जैविक खाद डालने से, मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, ठीक है। वायु संचार जो होता है मृदा के अंदर अच्छी तरह से होता है, वायु संचार, क्योंकि हवा का भी तो प्रभाव होना चाहिए ना, पौधे श्वसन क्रिया भी तो करते हैं और हवा का प्रभाव भी जरूरी होना चाहिए। तो वायु, क्योंकि इसमें रंध्र से हो जाते हैं और वायु प्रभाव आसानी से हो जाता है ना। पानी व वायु द्वारा मृदा अपरदन कम होता है, जैसे पानी अगर आएगा तो बह के नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके द्वारा जैविक खाद के द्वारा ये जीवाणु जो होते हैं वो उसको, या जो भी है जैविक खाद जो होती है वो इनके द्वारा बह के नहीं जाती है, यानी मृदा अपरदन रुक जाता है वायु और पानी के द्वारा। हवा चलती थी उड़ेंगे नहीं, जैसे बालू मिट्टी थी हल्की थी और वो थी तो वो उड़ जाती थी, लेकिन इनके बाद में वो थोड़ी सघन हो जाती है तो वो उड़ती नहीं है ना, तो अपरदन कम होता है। और मिट्टी का जो ताप होता है वो नियंत्रित हो, क्योंकि मिट्टी का ताप भी जरूरी होता है, नियंत्रित होना चाहिए तभी फसल उगती है। तो मिट्टी का ताप जो होता है वो नियंत्रित होता है। और पौधों की जड़ें जो होती है ना, जड़ें, उनका विकास अच्छा होता है जैविक खाद के द्वारा, पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है, यानी रूट्स का अच्छा विकास होगा तो पादप जो होंगे वो पनपेंगे, अधिक ग्रोथ कर पाएंगे ना। अब दूसरा प्रभाव पड़ेंगे मृदा के रासायनिक गुणों पर प्रभाव, है ना। रासायनिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखो रासायनिक रूप से कैसे मृदा पर प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी जो होती है ना उसको, पौधे जो होते हैं ना, यानी मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्व तो अच्छी तरह से होंगे तो पौधों को पोषक तत्व जो है ना वो अधिक मात्रा में मिल पाएंगे, है ना। और इन पौधों को ना हार्मोन्स एंड एंटी जो बायोटिक्स होते हैं ना वो भी प्राप्त होते हैं, यानी हार्मोन सीक्रेशन होता है ना, सब एफसीसी का अम्ल वगैरह पढ़े होंगे आपने, है ना। तो ऑक्सिन हार्मोन, ये जिब्रेलिन हार्मोन, पादपों के हार्मोन होते हैं, तो ये भी अच्छी तरह से इनको प्राप्त हो पाते हैं। और एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है कि इनको रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्राप्त होती है जैविक खाद द्वारा। तो ये रासायनिक रूप से इनका प्रभाव होता है। अगला है क्षारीय मृदा का जो पीएच होता है ना वो कम हो जाता है, यानी कि अगर क्षारता ज़्यादा होती है
तो उसका पीएच कम करके क्या कर देते हैं, इन क्षार का पीएच ज़्यादा होता है, अगर जैविक खाद डालते हैं तो उसका जो थोड़ा सा अम्लीयपन ला देते हैं, यानी कम कर देते हैं, है ना। और मिट्टी की क्षारीयता एवं लवणीयता जो है ना उसको सुधार देते हैं, यानी कि लवणीय ज़्यादा है या फिर क्षारीयता ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा अम्लीय बना देते हैं, क्योंकि थोड़ा अम्लीय माध्यम चाहिए होता है मिट्टी को। मिट्टी के अंदर ना जैविक खाद के द्वारा कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं ना, कार्बनिक पदार्थ, कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है ना। कार्बन बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, जीवों के अंदर कार्बन ही होता है ज़्यादातर कार्बनिक पदार्थ में, तो कार्बन की मात्रा भी जैविक खाद द्वारा बढ़ जाती है पौधों के अंदर, है ना। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, मृदा में उपस्थित जो विषैले पदार्थ होते हैं ना, जो पौधों को नुकसान देने वाले होते हैं या विषैले होते हैं, उनका प्रभाव कम हो जाता है विषैले पदार्थों का। तो विषैले पदार्थों का प्रभाव कम हो जाता है जैविक खाद के द्वारा। और जैविक खाद होते हैं ना, उसकी उभय धर्मी प्रतिरोधी प्रकृति हो जाती है, यानी उभय प्रतिरोधी हो जाता है। उभय प्रतिरोधी का मतलब होता है यानी कि ये जीवों से भी लड़ाता है और ये उसकी ग्रोथ भी करता है, यानी प्रतिरोधकता वैसे भी बढ़ाता है कि किसी को कोई रोग ना लगे, है ना। ये डबल स्टैंडर्ड हो जाता है, यानी ये उभय प्रतिरोधी हो जाता है, सभी प्रकार से उनकी सुरक्षा करता है। तो ये हो गए रासायनिक गुणों पर प्रभाव। और अब हम बात करेंगे मृदा के जैविक गुणों पर प्रभाव। तो मृदा के जो जैविक गुण होते हैं वो किस प्रकार से, ये यानी कि जैविक गुण का मतलब होता है कि उसके अंदर जो पौधे होते हैं वो किस प्रकार से पनपेंगे, तो जैविक गुणों पर कैसे प्रभाव डालती है ये। तो सबसे पहली बात करते हैं कि मृदा के अंदर जो उपयोगी जीवाणु होते हैं ना, उनकी संख्या में वृद्धि होती है। मैंने बोला था बहुत सारे जीवाणुओं की उपयोगिता होती है मिट्टी के अंदर, उनको उपजाऊ बनाने के रखने के लिए, उनमें पैदावार को बढ़ाने के लिए, सारी चीज़ें। तो ये उपयोगी जो जीवाणु होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि करते हैं जैविक खाद। सबसे पहली बात, जो जैविक खाद्य होते हैं ये जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं ना, उनके लिए भोजन और ऊर्जा देती हैं, तभी वो जीवित रह पाएंगे। और ये जैविक खाद ही उनको भोजन और ऊर्जा भी देने का काम करती हैं। रासायनिक होंगी वो जैविक भोजन ऊर्जा और नहीं देंगी, इसलिए तो मर जाते हैं। तो ये भोजन और ऊर्जा देने का काम करते हैं जैविक खाद्य, किसमें, किनको, सूक्ष्म जीवों को। सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, वो जो मिट्टी में होने वाले जैसे नाइट्रीकरण है, अमोनीकरण है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है, इनको पढ़ाते हैं। मैंने बोला था अभी, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले, है ना, नाइट्रेट में बदलने वाले राइजोबियम जीवाणु वगैरह, इन जीवाणुओं को ये प्रदान, यानी ये इनको एक भोजन और ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है। तो ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर ना, मृदा के अंदर नाइट्रोजनीकरण करते हैं, अमोनीकरण करते हैं। अमोनीकरण करेंगे तो अमोनिया का अपघटन होगा, नाइट्रोजन ही प्राप्त होगा। नाइट्रोजनीकरण का मतलब नाइट्रोजन जो है वो अन्य जो पदार्थों में उनमें से अपघटित होकर के निकलेगी, तो इस प्रकार से होता है। और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, स्थिरीकरण का मतलब होगा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना। तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये सारे काम कौन करते हैं, सूक्ष्म जीव करते हैं। और इन सूक्ष्म जीवों को भोजन और ऊर्जा देने का काम कौन करता है, खाद करते हैं ना, यानी कि जैविक उर्वरक करते हैं। जीवाणु जो होते हैं ना, वो जो ये सूक्ष्म जीवाणु होते हैं ये क्या करते हैं, जटिल पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थों में अपघटित करते हैं, तोड़ देते हैं और आयनिक रूप में पौधों को उपलब्ध कराते हैं। यानी कि उन जटिल पदार्थों को तोड़ेंगे, यानी आयनिक रूप में उनको बदल देते हैं और फिर ये पौधों को प्रदान करते हैं, पौधों को उपलब्ध करा देते हैं। तो इस प्रकार से जैविक गुण हो गए मृदा के, और इस प्रकार से मृदा जो होती है जैविक प्रकार से प्रभाव डालती है। तो ये 3 प्रकार के प्रभाव हो गए मिट्टी के। एक तो भौतिक गुणों के आधार पर इनका प्रभाव हो गया, ये हमने पढ़े। फिर इसके बाद में हो गया एक मृदा का रासायनिक गुणों पर प्रभाव हो गया, ठीक है, ये रासायनिक वाले पढ़ने। फिर इसके बाद में हो गया लास्ट मृदा के जैविक गुणों पर प्रभाव, है ना। तो ये जैविक गुणों पर प्रभाव भी इस प्रकार से हो गया। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहीं पे, मृदा का ये महत्व और प्रभाव या उपयोगिता के आधार पर ये सारे प्रभाव हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे स्टार्ट करेंगे इसको आगे से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ठीक है। थैंक यू सो मच।